नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते हम एक खास मुद्दे, खास विषय के साथ आते हैं और उस विषय के हर पहलू को आपके सामने रखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बेहतर तरीके से पहले जानकारी दें, उस पूरे विषय की हर पहलू से अवगत कराएं और उसके बाद हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल होता है और उनसे उन पर खास विश्लेषण और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी डिबेट के ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कोशिश करता है कि आपको बेहतर तरीके से जानकारी दी जाए, आपको इंफॉर्मेशन के दुनिया में और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। और आज एक ऐसे ही विषय की बात, दरअसल दुनिया के मोबाइल बाजार में अब भारत का डंका बजने लगा है। वित्त वर्ष 2025 में देखें तो भारत ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं ग्लोबली। और सबसे बड़ी बात, भारत ने मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में इस FY25 में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ एक दशक में भारत ने मोबाइल एक्सपोर्ट में 127 गुना की जबरदस्त छलांग लगाई है और यह जानकारी खुद सरकार ने दी है। कभी जो सिर्फ एक छोटी शुरुआत थी, वो एक ग्लोबल गेम चेंजर बन चुकी है। भारत अब अमेरिका को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। अमेरिकी बाजार की अगर हम बात करें तो भारत की हिस्सेदारी 44% तक पहुंच गई है, जबकि चीन की हिस्सेदारी गिरते हुए 25% तक रह गई है। यानी अब अमेरिका की जेब में जो फोन है, बहुत मुमकिन है कि वो मेक इन इंडिया हो। FY24 के मुकाबले भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट लगभग 55% ज्यादा रहा है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह उस क्रांति की कहानी है जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन से निकली है। और अब भारत का अगला टारगेट क्या है, बड़े लक्ष्य क्या है, इन्हीं सब बातों की हम चर्चा करेंगे और थोड़ा क्रिटिकल होकर भी देखेंगे कि आखिर हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बनना है तो हमें किन सुधारों की ओर बढ़ना होगा, हमारे रोड ब्लॉक्स आखिर क्या हैं। तो इन सारी चीजों को आज की चर्चा में हम शामिल करेंगे और बड़ा ही अद्भुत पैनल आज हमारी चर्चा में शामिल हो रहा है। अपने अपने क्षेत्र के, मैं कहूंगा, महारथी आज की हमारी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा देता हूं। आज की हमारी चर्चा में खास तौर पर शामिल हो रहे हैं पंकज महेंद्रू सर, जो कि चेयरमैन है ICAA से। बहुत बहुत स्वागत पंकज सर आपका। इसके अलावा अजय सहाय सर हैं, DG और CEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट एसोसिएशन। बहुत बहुत स्वागत अजय सर, एक बार फिर आपका। आप अक्सर हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते हैं। और हमारे साथ प्राचीर सिंह हैं, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं रिसर्च एरियाज में, इंडिया स्मार्टफोन मार्केट मैन्युफैक्चरिंग काउंटर पॉइंट रिसर्च से। प्राचीर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो चर्चा की शुरुआत पंकज सर मैं आपके साथ करूंगा। आंकड़े जो हैं वो गवाही दे रहे हैं हमारी रफ्तार के, और आप लोगों ने तो एक पूरा सफर देखा है स्क्रैच से और ये स्मार्ट रफ्तार तक का। तो हमें बताइए, ये पूरी यात्रा के ग्रोथ ड्राइवर्स दरअसल रहे क्या हैं, कहां से हुई ये शुरुआत? पहले हमने जो डोमेस्टिक मार्केट में डिफरेंशियल ड्यूटी इंट्रोड्यूस करके जो डोमेस्टिक डिमांड और फिर फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, वो सप्लाई चेन बिल्ड की और फाइनल असेंबली बिल्ड की, जिससे कि हम प्रोडक्शन को लेके गए 18-19 हज़ार करोड़ से कोई 2 लाख 20 हज़ार करोड़ तक। तो जो डोमेस्टिक मार्केट का जो बल था, तो उसको यूटिलाइज किया। जैसे ये अचीव हो रहा था, डोमेस्टिक मार्केट सेचुरेट हो रही थी, तो हमने फिर PLI को इन्विसेज किया। उससे पहले जो एक्सपोर्ट बेनिफिट थे वो बिल्कुल टारगेटेड नहीं थे। वो सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, वो बांट दिए जाते थे। तो PLI नया कॉन्सेप्ट था जिसमें जो they were shortlisted players who were given targets and they adopted those targets, and उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, ये चीज़ें सारी कमिटमेंट दी। और उससे फिर ये मार्केट जो है वो 2 लाख से अब 5.5 लाख करोड़ के आसपास मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट है। तो अब स्केल इतना बड़ा हो गया है कि जो नीचे सब असेंबलीज और कंपोनेंट्स है, उस पे भी बहुत
दुनिया का इंटरेस्ट आ गया है। और जो ECMS स्कीम अब इंट्रोड्यूस की है, जो कि 2025 में हुई है अभी, उससे अब ये फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यू एडिशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन होगी। तो $65 बिलियन अब हमारा आउटपुट है, अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख करोड़ के आसपास आउटपुट है। और एक्सपोर्ट्स जो है वो 2 लाख करोड़ हमने क्रॉस कर दिया। तो डोमेस्टिक मार्केट को काफी उससे बल मिला इंडस्ट्री को, और स्केल से हमारे को कॉम्पिटिटिवनेस आ रही है। अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, बट इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट मिलके उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज सर, आपने बहुत बेहतर बात कही और शायद ये पूरी जर्नी बताते हुए आप समझ पा रहे हैं कि हमने कौन कौन से अहम पड़ाव पार किए हैं। अजय सर, जो एक कंपटीशन देख रहा है, पूरी दुनिया में एक कॉम्पिटिटिव माहौल है, उसमें भारत जो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जा रहा है और ख़ासतौर पे हम अब एक तरह से एक एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। एक ऑब्जर्वर के तौर पे आप कहाँ बेहतरी देख रहे हैं और कहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा काम किया जाना बाकी है? देखिए, जैसे आपने बताया है कि मोबाइल के क्षेत्र में हम एक टाइम टोटली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। अब हम नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं। हमारा जो इंपोर्ट, अगर आप देखिए 2023 में करीब $16.5 बिलियन का था और हमारा एक्सपोर्ट उस पीरियड में करीब $18 बिलियन का था। अगर लेटेस्ट डेटा देखिए तो लास्ट फिस्कल में रफली $24 बिलियन का एक्सपोर्ट्स हुआ है और इंपोर्ट अराउंड $17 बिलियन का है। तो एक बहुत अच्छी चीज है। इसमें ये ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग है जो काफी हद तक पॉलिसी के कारण ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ग्रो कर रही है। सबसे बड़ा इसमें जो रोल प्ले किया था, वो पहला उसमें इंपॉर्टेंट रोल था वो ड्यूटी डिफरेंशियल जो 2016 में लाया गया, जहां पे बोला गया कि मोबाइल जो इंपोर्ट होगा उस पे जो है वो ड्यूटी, जो एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी लगेगी वो 12.5 लगेगी, और इंडिया में जो मोबाइल बनाते हैं अगर वो सेगमेंट नहीं वेल करते तो उनके ऊपर 1% लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम था जिसने इंडिया में इंकरेज किया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उससे पहले पूरे मोबाइल आते थे, उसके बाद सिचुएशन आई कि CKD SKD आने लगे, उसके बाद धीरे से कुछ पार्ट्स कंपोनेंट डेवलप होने लगे। बट गेम चेंजर सेक्टर में PLI रहा है। PLI आने के बाद हमने देखा है कि बिग प्लेयर्स अदर देन चाइना के प्लेयर इंडियन मार्केट में आए हैं, और जिस तरह का इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो रहा है उससे इनका एक्सपोर्ट, इनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जाएगी। इंडिया को कुछ एडवांटेज भी है बिकॉज हमारे पास टेक्निकल मैन पावर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और जो रेगुलर सप्लाई है वो उनको मिलती जा रही है। और जैसा आने वाले दिन है, जैसे आपने बताया, अगर हम यूएस की मार्केट में देखें जो सेकंड क्वार्टर के डेटा आए हैं, तो इंडिया ने एक साल के अंदर अपना जो शेयर रफली 3 टाइम्स बढ़ा दिया और चाइना के शेयर 60% से 25% पे आ गया है। और जिस तरह न्यू मोबाइल मॉडल्स एप्पल जैसे कंपनी इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इनके जरूर ज्यादा बढ़ेगा। जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस ऑफ कोर्स ये है कि अभी भी इसमें वैल्यू एडिशन ज्यादा नहीं हो रहा है। कंपोनेंट बाय एंड लार्ज इंपोर्ट्स हो रहे हैं, दैट टू ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने PLI में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में PLI लाने की बात की है, जो भी बहुत अच्छा कदम है। इससे ना खाली हमारे पार्ट्स कंपोनेंट डेवलप करेंगे, जो वैल्यू एडिशन है वो भी काफी बढ़ता जाएगा। जी बहुत बेहतर। दूसरे मैं हमारी इन चैलेंजेस पे एक बार फिर से आऊंगा और थोड़ा और बेहतर तरीके से इसको समझूंगा कि कहां पे और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। प्राचीर, जब दुनिया से प्रतियोगिता की बात होती है और जब कहीं ना कहीं जो एक एग्रेशन नजर आया, मतलब चीन के बारे में जब भी बात की जाती है तो यही है कि भाई उसे जो लक्ष्य हासिल करने उसमें वो नियम कायदों की भी परवाह नहीं करता, वो लेबर कानूनों की भी परवाह नहीं करता, वो बहुत सारी चीज़ों में जिन लक्ष्यों की ओर लेकर चलता है। हम तो फिर भी तमाम प्रोटोकॉल्स को देखते हुए अपने जो भी संभावनाएं उसे देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखें तो ग्लोबली अगर हम एक तुलना करें तो हम फिलहाल कहाँ खड़े हुए नजर आते हैं आपको? तो अगर मैं ग्लोबली तुलना करूं तो ग्लोबली अगर आप देखें 2014 और 2024 के नंबर्स को, तो मार्केट 3% डाउन हुआ है। सो ग्लोबली जो मार्केट है वो
वो गिरावट की तरफ है। लेकिन इंडिया आप देखो तो इंडिया ने, भारत ने इतनी गुना छलांग लगाई है, तो हमने ऑब्वियसली मार्केट शेयर दूसरे कंट्री से लिया है। तो वो किससे लिया है? जो ऑब्वियस है वो है चाइना। तो ये जो बात डॉक्टर सहाय ने करी है, बिल्कुल सही करी है कि जो हम बड़े प्लेयर बन रहे हैं और हम दूसरे देशों का शेयर खा रहे हैं। एंड ये पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत एग्रेसिव है। सो उसमें जो फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो 2015-16 में सरकार लेकर आई, जिससे वो कस्टम ड्यूटी डिफरेंशियल लगा, उससे एक शुरुआत हुई। और जो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर रहा वो पीएलआई रहा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम रहा। उसकी वजह से जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग बूम आया है इंडिया में, वो पीएलआई के बाद ही आया है। और अभी अगर आप यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो ये जो सेकेंड क्वार्टर है आपका, अप्रैल में जून का क्वार्टर, इसमें 70% जो आईफोन यूएस में गए हैं वो इंडिया की तरफ से गए हैं। सो ये बहुत बड़ा नंबर है एंड ये नंबर अब आगे बढ़ने की ओर ही अग्रसर है। बिल्कुल। चलिए, मैं थोड़ा सा बाकी पहलुओं पर भी आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि बीच बीच में हम रोड ब्लॉक्स भी देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से खबरें आती हैं और पूरा सेंटिमेंट भी खराब कर देती हैं, चाहे वर्कर्स को वापस बुलाने की बात हो, चाहे बाकी रोड ब्लॉक्स लाने की बात हो। जाहिर सी बात है, ये एक ग्लोबल कहीं ना कंपटीशन है, यहाँ साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। पंकज सर, आप चीन की बात कर रहे थे। चीन को चुनौती माना जाए, या अब काफी हद तक हमने कम से कम इंपोर्ट के मामले में तो हमने सीमित ही कर दिया है, मतलब अगर देखा जाए? इंपोर्ट तो अब ऑलमोस्ट निल है मोबाइल फोन्स का। एंड वो अब हमें बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, लैपटॉप्स और हार्डवेयर, आईटी हार्डवेयर, उन चीज़ों पे भी अब जोर डालना है। उसमें भी स्केल लाना है, बिकॉज सप्लाई चेन अच्छी डेवलप होती है जब अक्रॉस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो बहुत आउटपुट की। तो चीन के साथ कुछ इश्यूज हैं इस वक्त, जो कि उन्होंने अपने जो टेक्नीशियंस वापस बुला लिए, और कुछ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, और कुछ कैपिटल गुड्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो चैलेंजेस हैं, वो हमें इंडस्ट्री को मीट करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट सर। अजय सर, हमें ये बताइए कि जिन चुनौतियों में खास तौर पे, मतलब मैं चुनौतियां भी नहीं कहूंगा, कि शायद फोकस एरिया हमें देखना होगा, हम कहां पर थोड़ा सा लैग कर रहे हैं? देखिए, इस इंडस्ट्री में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस स्टैब्लिश करने की जरूरत है। और बहुत अच्छा है कि जिस तरह की सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन इंडिया में होने जा रहा है, उससे शायद फॉरवर्ड लिंकेज स्टैब्लिश हो जाएगा। बैकवर्ड लिंकेजेस में भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे चिप्स या फिर डिस्प्ले या फिर बैटरीज, कैमरास किस तरह इंडिया में बना सकते हैं। बिकॉज हमारे इंडियन एमएसएमईज को इस जो अपॉर्चुनिटी जो मिल सकती है वो बहुत है। हमने देखा है कि जैसे पहले इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स आए, एक लार्ज कंपनी आया, उसके साथ इकोसिस्टम डेवलप हुआ, एमएसएमईज एज एंसिलरी डेवलप हो गए। तो हमें लगता है कि जो ये बड़े प्लेयर्स इंडिया में आए हैं, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में हमारे एसएमईज डेवलप होंगे, इनिशियली ये एंसिलरीज रहेंगे इन बिग कंपनी में, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर देंगे कि वो ग्लोबल प्लेयर इमर्ज होके आएंगे। शायद उस तरह का इकोसिस्टम हमें इनको देना पड़ेगा। दूसरी कुछ चैलेंजेस जो आएंगे वो लॉजिस्टिक्स को लेके होंगे। शायद जिस तरह का हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो एयर कार्गो कैपेसिटीज हैं, वो भी उतनी सफिशिएंट ना हो पाएंगी। क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिया का जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, उसके कारण अदरवाइज ऑल्सो एयर फ्रेट के ऊपर, एयर कैपेसिटी के ऊपर चैलेंजेस हैं। और जिस तरह का मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में आप जाते हैं, जब एक नया मॉडल लॉन्च होता है तो विद इन 24 आवर्स को यूएस स्टोर्स में होना है। जितनी कैपेसिटी उनको चाहिए होगी, उस तरह की कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस चैलेंज को भी हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज अनलेस हम इस तरह के चैलेंज मीट आउट कर रहे हैं, उस तरह में उसको अपना कस्टम फैसिलिटेशन भी वो करना होगा कि जब 24 घंटे में गुड्स मूव करने हैं, उसमें आपका शिपमेंट टाइम भी है, उसमें आपका कस्टम्स क्लियरेंस भी है। सो पूरा रेगुलेटरी प्रोसेस जो इन एनी केस इंडिया में
डेवलप कर रहा है, प्रॉब्ली ट्रस्ट का कल्चर करके जो लार्ज कंपनीज हैं उनको हमें ग्रीन चैनल प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपके लिए तमाम और चर्चाएं लेकर आएंगे और इस विषय के हर पहलू को टटोलेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से महारथी भारत बन रहा है, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ। प्राचीर, अगले अगर 5 सालों में देखें, मतलब इस ग्रोथ या बाकी फैक्टर्स, आप लोग तो तमाम अंदरूनी तौर पे क्या कुछ चल रहा है उनसे भी वाकिफ हैं, कहाँ देखते हैं इस पूरे सेक्टर को? देखिए, मार्केट तो अब धीरे धीरे सैचुरेट हो रहा है। अगर आप अमेरिका की बात करें या चाइना की बात करें तो धीरे धीरे मार्केट उनका सैचुरेट हो रहा है। बट इंडिया इंडिया अगर देखें आप तो मार्केट अभी भी बहुत सीमित है, तो इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया मार्केट तो बढ़ेगा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में मोबाइल फोन्स की वो भी बढ़ेगी। अभी अगर आज की बात करें, वर्तमान की स्थिति बात करें, तो 20% जो मतलब मैं 2024 कैलेंडर ईयर की बात करूं तो 2024 में करीब करीब 20% फोन जो थे ग्लोबली वो इंडिया में बने थे। अगले 5 साल में ये जो प्रतिशत है ये 30 से 35% होने की संभावना हम लोग देखते हैं। और इसमें जो आपके ग्लोबल वैल्यू चेन्स हो गए, इनकी जो इन्वॉल्वमेंट इंडिया में जो बढ़ रही है वो इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है। और उसके अलावा जो सरकार की नीतियां हैं, यू नो असेंबली, जस्ट नॉट जस्ट असेंबली बट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी, वो भी इसको पुश करने में आगे करेगी। तो ये जो कुछ नीतियां हैं सरकार की, और जो पूरा लैंडस्केप है ग्लोबली, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी तस्वीर पेश करता है अभी तो। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतर बात की, और शायद यही वजह है कि मतलब हमने जो संभावनाओं का पूरा बाजार खड़ा किया है। और आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो दिलचस्पी है भारतीय बाजारों में, आप ये जो टैरिफ वॉर भी देख रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो कहीं ना कहीं इसको साबित करता है। एक चीज़ पंकज सर मैं समझना चाहूँगा, जो बार बार बात आती है पीएलआई की, मतलब कितना बड़ा फैक्टर रहा है। मतलब आप लोगों ने तो पूरी यात्रा देखी है, मतलब अब एक फॉरवर्ड लुकिंग है, बहुत सी और भी चीजें इसमें आएंगी, लेकिन पीएलआई, जैसे अजय सर भी कह रहे थे कि कितना बड़ा रोल रहा है, कितना बड़ा गेम चेंजर रहा है पीएलआई। जरा हमें बताइए इस पूरी यात्रा के बारे में। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पहले ऑब्जेक्टिव था कि हम डोमेस्टिक मार्केट की सैचुरेशन स्टेज के आसपास पहुंच जाए, जो कि 2019 तक 2 लाख, सवा 2 लाख करोड़ की मार्केट थी। तो हमने उसको पहले कवर किया, साथ साथ सब असेंबलीज पे फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लगाया, क्योंकि उस वक्त स्केल नहीं था। तो वो एक, जैसे एक इंडस्ट्री, जैसे इंसान आईसीयू में जाता है जबकि वो बहुत बीमार होता है, तो समझिए हम बहुत बीमार थे उस वक्त। तो वो उससे फिर थोड़ी सेहत आई, इंडस्ट्री 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ तक पहुंची। उस वक्त फिर पीएलआई का एक स्कीम बनाई गई, जो कि सब्स्टिट्यूट थी। एक पहले MEIS होती थी एक स्कीम, वो 4% हम देते थे, कोई भी एक्सपोर्ट करे, 1 लाख की करे, 1 करोड़ की करे, 100 करोड़ की करे, हम 4% दे देते थे। पर ये एक बड़ी टारगेटेड स्कीम थी, उसको हटा दिया गया। और ये स्कीम ऐसी थी कि आपको 5 ग्लोबल कंपनीज और 5 इंडियन कंपनीज को ये स्कीम में इंडक्ट करना था, और वो बहुत टारगेटेड थी। जैसे कि भी आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इतने सालों में कर लीजिए, स्टैगर करके कर लीजिए, या आप एक ही साल में कर लीजिए, कोई इश्यूज नहीं है, एक कर ली 2 साल में कर लीजिए, और उसके बाद आपने इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन इतनी करनी। अगर सपोज आपने 19-20 में आपने 20,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसके ऊपर आप कितनी करेंगे, उस पे ये इंसेंटिव दिया जाएगा।
तो बहुत ही ये ऑप्टिमाइज्ड और देश के रिसोर्सेज को बहुत ऑप्टिमली यूटिलाइज करके ये स्कीम दी गई, और इन ग्रेट पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। तो इसीलिए ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल हुई है और एक रोल मॉडल है सारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अजय सर, एक चीज मैं आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि R&D और खासतौर पे हाई वैल्यू एडिशन, इन दो फ्रंट पे बार बार कहा जाता है कि हम उतना ज्यादा खर्च नहीं करते या हम उतना ज्यादा कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं देते। कितना कितना आज के दौर में आपको लगता है कि ये नैरेटिव बदल रहा है, अब थोड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नैरेटिव बदल रहा है। R&D पे कंपनीज की एम्फेसिस है, बट ग्लोबली अगर आप देखिए R&D को कहीं हर कंट्री में टैक्स डिडक्शन या टैक्स इंसेंटिव से इनकरेज किया जाता है। अगर आप 35 आउट ऑफ 38 OECD कंट्री देखें, उन्होंने 200 से 300% टैक्स डिडक्शन दिया ऑन एनी एक्सपेंडिचर ऑन R&D। हमारे पास पहले टैक्स डिडक्शन 200% होता, उसको हमने 150% लाया, आपकी डेट में वो 100% है। तो एनी R&D इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो है वो एज गुड एज एनी बिजनेस एक्सपेंडिचर है। शायद नीड ऑफ द आवर है जिस तरह का इंडिया का R&D स्पेंडिंग है, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू माय कॉम्पिटिंग कंट्री। हम 1% जीडीपी का R&D पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो 3 से 4% करते हैं, और कंट्री जैसे इजराइल टाइप है तो 5% प्लस करते हैं। तो इसको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, बिकॉज R&D एक हाई जेस्टेशन एरिया है विद लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज, और हमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के अपने यहाँ भी R&D को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। इंडस्ट्री इंकरेज होगी, बिकॉज एक्सपोर्ट में अगर आप R&D या इनोवेशन नहीं कर सकते तो आप मार्केट रिटेन नहीं कर पाएंगे। इतना डायनामिक, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि R&D इन्वेस्टमेंट उसमें करना होगा। कुछ सेक्टर जैसे फार्मा है, वहां चॉइस नहीं है, आपको R&D करते रहना होगा, अदरवाइज आप मार्केट में नहीं रहेंगे। रेस्ट ऑफ द सेक्टर में जहां चॉइस है, प्रॉब्लम हमें एनकरेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट R&D है वो आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करता है इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल सर, और ये हमेशा से इसकी ज़रूरत समझी जाती रही है। मतलब ये जो थोड़ा सा हमारा कह सकते हैं कि एक रवैया R&D और बाकी पहलुओं पर रहा है, ये हमेशा से कहीं ना कहीं कई मामलों में एक बैक गियर लगा देता है। और काफ़ी अच्छी चर्चा रही इस पूरे दौरान, और मुझे लगता है कि हमने सारे पहलुओं को टच किया। शुक्रिया करूंगा अजय सर, शुक्रिया करूंगा प्राचीर और पंकज सर, आप सभी का। और उम्मीद यही करते हैं कि ये ग्रोथ सस्टेन करे, न सिर्फ सस्टेन करे बल्कि और ज़्यादा संभावनाओं के द्वार खोले, और हर क्षेत्र की जो तरक्की होती है, ख़ासतौर पे ये जो तमाम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, वो जॉब क्रिएशन से लेके मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी में एक अलग तरह का उत्साह भरती हैं, और इसका इम्पैक्ट, इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वो अपने आप में बहुत हद तक हमारी इकॉनमी को एक अलग स्तर पर ले जाते हैं, और हेडलाइन सुर्खियां बनती हैं। इसी वजह से इस तरह की चर्चाएं होती हैं। बहुत ही अच्छी चर्चा रही, बहुत बेहतर तरीके से तमाम हमारे एक्सपर्ट्स ने अपनी इंसाइट्स दी, तमाम डेटा आपके सामने रखा। उम्मीद यही करते हैं कि भारत जो है जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और बाकी हर क्षेत्र में अपना दम दिखा रहा है, ये यात्रा, ये सफ़र यूं ही जारी रहे, और धीरे धीरे ग्लोबली हमारी पहचान और मजबूत से मजबूत तर हो। उम्मीद करते हैं कि आज का स्पॉटलाइट आपको पसंद आया हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।